स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 21वीं सदी में इस समय हम लोग हैं। अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो ज़िंदगी अनवरत चलती रहती थी। बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जो तकनीक पे निर्भर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा आगे बढ़ी, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा और जैसे जैसे पूरा विश्व वैश्वीकरण की तरफ, औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ा, हमने बहुत से बदलाव देखे। उनमें जो सबसे स्पेशल था वो था तकनीकी बदलाव। मुझे आज भी बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे बचपन में मित्रों के साथ हम खेलने का प्लान कर लेते थे स्कूल के टाइम पे, दूर दूर तक, और आराम से चले जाते थे। आज मोबाइल के चक्कर में जैसे लगता है कि मोबाइल या इस प्रकार की तकनीक के गुलाम हो गए हैं। और अब जब 2025 में मैं इस पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में समा चुका है, या आप कह सकते हैं कि हर तरफ उसकी बात हो रही है कि बहुत से डर भी शुरू हो गए। बहुत से लोगों को लगता है कि AI का आना हमारे लिए अवसर नहीं, एक प्रकार का विनाश है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक प्रकार की नई शुरुआत है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़े पहले जाएं, जब भारत में कंप्यूटर आया था, तो इसी प्रकार से लगातार लोगों में एक डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज हम उसी कंप्यूटर के एक तारतम्यता के युग में हैं और हर व्यक्ति कंप्यूटर प्रो हो चुका है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरे साथ हैं पंकज सर। सर, AI को लेके बहुत सारी बातें होती हैं। हमारे संस्थान में भी AI को लेके बहुत से पहल हुई है, और संपूर्ण विश्व में देखें तो एक लग रहा है कि AI क्रांति का दौर है। ये अलग बात है कि ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग अलग बात पे भिड़े, लेकिन ऐसा कई बार लगता है कि अगला जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो AI पे ना हो जाए। तो सर, आपसे एक प्रश्न से शुरुआत करूंगा, जैसा हमेशा ही आप श्री गणेश करते हैं, और निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी शुरुआत मिलती है। सर, जैसे हर तरफ AI की चर्चा है ना, ऐप्स में, बॉट्स के रूप में, लैपटॉप में, हर जगह AI के ऐप्स या AI के प्लेटफॉर्म्स मिल जा रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, आपके हिसाब से, क्योंकि समाजशास्त्र को लेकर आपकी सोच बहुत विस्तृत रहती है और बहुत गहन अध्ययन करते हैं, AI हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को किस प्रकार से सर प्रभावित कर रहा है? सर बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन सर मतलब जब आपने तकनीकी की बात की तो मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था कि एक सर्वे किया गया कि कौन सी वो चीज़ें थी जिसने मानव सभ्यता को बदला। और उसके रिस्पॉन्स में आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रिस्पॉन्स में पहले नंबर पर था टूथब्रश। अच्छा। और सेकेंड नंबर पर था व्हील। और व्हील को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं कि वो जो पहिए का आविष्कार था वो पूरी औद्योगिक क्रांति का आधार बन गया। तो तकनीकी को लेकर के एक जो डेवलपमेंटल सोच है वो निश्चित तौर पर सर इस तरह से आती है। जहाँ तक प्रश्न की बात है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें अगर हम, तो सर देखिए, AI अब भविष्य नहीं है, AI अब हमारे जीवन का हिस्सा है, और उसे हमें अब ऐसे ही देखना पड़ेगा। अगर आप देखिए सर, तो अगर आप अलार्म लगाते हैं तो आपका अलार्म पैटर्न देख करके मोबाइल ये जानता है कि अब आपको कितने बजे जगाना है। आप न्यूज़ सर्च करते हैं गूगल पे, कुछ समय बाद आप देखेंगे आपके सामने वैसे ही आर्टिकल्स आएंगे जिनको आप क्लिक कर दें, है ना। इसी तरीके से आप शॉपिंग को देखें सर, आप एक बार कोई चीज़ सर्च कर लें, उसके बाद आप कोई भी वेबसाइट खोलें, आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जब तक आप खरीद नहीं लोगे उसको। तो द थिंग इज़, हम फैसले नहीं ले रहे सर, हमें फैसले लेने के लिए झुकाया जा रहा है, और हमारा मनोविज्ञान उस तरफ ले जाया जा रहा है कि हम फैसले वही लें जो वो चाहते हैं। तो एक तरीके से आप देखें तो आप जीवन से के इस पहलू को अब नेगेट नहीं कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि अब AI डिसीजन सपोर्टर होने के बजाय डिसीजन मेकर जैसी भूमिका में आ रहा है, और ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। पहले हम लोग मशीनों को निर्देश दिया करते थे, अब ऐसा फील होता है कि मशीनें हमें डायरेक्ट कर रही हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना है। और भारत में भी अगर हम देखें तो आधार हुआ, UPI लिंक हुआ, हेल्थ ऐप्स हुए, ये सब धीरे धीरे AI बेस्ड होते जा रहे हैं सर। हमारे जीवन के डायरेक्शंस को ये मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। मैनिपुलेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार वो चीज़ें भी हम करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। जैसे मैंने आपको शॉपिंग का एग्जांपल दिया, कई बार ऐसा होता है कि हम कई सारे सजेशंस बार बार देखते देखते हमें लगता है कि यार ले ही लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो ले ही लेते हैं। द थिंग इज़, ये पूरा एक मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है और हमारे जीवन को तो प्रभावित कर रहा है। तो हम सर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमें लग रहा है कि हम AI यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वास्तव में AI हमें यूज़ कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये तो सर एक जीवन का एक अंग बन गया है, जीवन शैली का एक अंग बन गया है। लेकिन सर हम लोग चूँकि शिक्षक हैं और हमारा जो सीधा रास्ता है वो शिक्षा की तरफ ही जाता है,
और आप पढ़ाते हैं, आप हिंदी साहित्य तो सर रिमार्केबल पढ़ाते हैं, और मैंने देखा कि आपके पढ़ाए हुए इस बार क्वेश्चंस मेंस में बहुत आए सर, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर देख करके। खैर मुद्दे पर ही रहते हैं, तो एआई सर जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि एआई के आने से जो टीचर्स का रोल है वो वीक होगा या स्ट्रांग होगा? टीचर्स का जो भूमिका है बच्चों का जीवन को बनाने में, वो ज़्यादा बेहतर होगी या एआई उस भूमिका को कमज़ोर करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, और शायद शिक्षक वर्ग में एक बड़ा डर का माहौल है इसको लेके, पर मैं जितना मानता हूँ अपने कॉन्शियस के हिसाब से मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। मानव सभ्यता में सर जो सबसे स्पेशल बात थी ना, कि हमने अपनी लिपि बनाई, अपनी बातों को कोडिफाई करना शुरू किया, और वर्षों दर वर्ष अपनी लिखी बातों को, अपने द्वारा अनुभव की गई चीज़ों को हम कोडिफाई करते गए और आने वाले जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते गए। बिल्कुल। इसमें सिर्फ ज्ञान नहीं था, इसमें भाव भी था। एक टर्म होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, माफ़ कीजिएगा। समाज को इसने शेप दिया सर। तो ये हम कह सकते हैं कि गूगल या एआई हमें ज्ञान देता है, पर शिक्षक समाज को दिशा देता है। कई बार एआई क्या है, मतलब शॉर्ट में अगर मैं बच्चों को बताऊं तो हमने जो उसको अनुभव दिए हैं, और हमने भी नहीं, कुछ पर्टिकुलर लोगों ने जो अनुभव दिए हैं, उनके आधार पे वो मशीन लर्निंग यानी कि धीमे धीमे अपने खुद को अपडेट करता जाता है, उस आधार पे काम करता है। लेकिन जब शिक्षक के तौर पे हम समाज को देखते हैं तो एक टर्म आता है सर विजडम का। जैसे टी.एस. इलियट की हम लोग कुछ थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। टी.एस. इलियट ने कहा कि वी लॉस्ट विजडम इन नॉलेज एंड देन वी लॉस्ट नॉलेज इन इंफॉर्मेशन। वो ये कहना चाह रहे थे कि ज्ञान के चक्कर में विवेक जो होता है ना, वो कई बार साइड हो जाता है, और यही जो विवेक है यही शिक्षक को शिक्षक बनाता है सर। ये विवेक शिक्षक दे सकता है, ये एआई नहीं दे सकता। जितना मेरा अनुभव रहा, और मुझसे ज़्यादा ही अनुभव आपका है, और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा सर, कि जब हम शिक्षा को देखते हैं, भारत जैसे देश में जितने विस्तारित तौर पे, जितने तरह की और जितनी विविधतापूर्ण समाज है, हर जगह पे अलग अलग प्रकार के शिक्षा के मॉडल हैं। लोकल स्तर पे जो टीचिंग पेडागॉजी कहते हैं, अलग अलग जगह पे मॉडल हैं, और ये इतने स्तर पे जब हम विस्तार को देखते हैं, लेयर्स को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एआई अभी इस स्तर पे आ सका है या आ पाएगा। क्योंकि ह्यूमन इमोशंस होते हैं सर, वो तत्काल कंडीशंस के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, हमारे गुरुजी जिस प्रकार से हमारी सही बातों पे खुश होते थे और गलत बातों पे पेट पे तबला बजा देते थे, वो सारी चीज़ें अपने आप में स्पेशल थी, और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के द्वारा ही हो सकता है। सर मैं एक डिबेट देख रहा था, तो बेसिकली वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे थी, और वहाँ पे बताया जा रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जो पहला पार्ट है वो इमोशंस का होता है, दूसरा पार्ट इंटेलिजेंस का होता है। और इमोशंस जो होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द एआईज फॉर्टे, ये ह्यूमन इमोशंस है, इनको हम ही महसूस कर सकते। इंटेलिजेंस उसके बाद आता है। तो पहली चीज़ जो हमेशा से मानव सभ्यता को गवर्न कर रही है वो इमोशन कर रही है, इंटेलिजेंस नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटेलिजेंस का पाथ आगे बढ़ा के ले जा रही है। तो मुझे लगता है कि सर एक शिक्षक के तौर पर कई बार हम डायलॉग के द्वारा बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, और जिस स्तर पे हम डायलॉग करते हैं, अगर हमारी कक्षा में सर अगर मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों में अलग अलग इमोशन है, सबको अलग अलग तरीके से डील करना है। ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं और बात करते हैं। एआई के साथ हो सकता है कल को इस प्रकार से वो मजबूत भी हो जाए कि वो हर बच्चे की नीड समझ सके, लेकिन 8 बिलियन की जहाँ पे आबादी है, 8 बिलियन लोगों के इमोशंस को समय के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, गति के हिसाब से, मोशन के हिसाब से समझ पाना, ट्रेस कर पाना, मुझे लगता है अभी एआई के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। तो मैं ये मानता हूँ सर कि कहीं ना कहीं अभी एआई को समय लगेगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि शिक्षकों को अपडेट रहने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा असिस्टेंट है एआई। अगर आप शिक्षक हैं तो एआई बहुत अच्छा असिस्टेंट है, उसको एक असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। सर मैं खुद जैसे नोटबुक LLM है, क्लॉड है, मैं क्लॉड को बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो असिस्टेंट के तौर पे बहुत अच्छा है। एक और छोटी सी बात जो मैंने महसूस की, एक शिक्षक के तौर पे या एक इवन स्टूडेंट के तौर पे, जब हम किसी आर्टिकल को सर्च करते हैं तो जिस डेप्थ से हमारा दिमाग सर्च कर पाता है, जिन बिंदु तक हमारा दिमाग जा पाता है, वो कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो जहाँ तक हमारा दिमाग पहुँच पाता है, कई बार मैं देखता हूँ कि एआई की वो डेप्थ है नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि समय के साथ होगी,
मैं कहता हूँ समय के साथ अगर हम चाहें तो हम भी एआई के साथ इवॉल्व हो सकते हैं। हम जैसे कंप्यूटर के साथ इवॉल्व हुए वैसे एआई के साथ भी इवॉल्व होंगे। वो इवॉल्व हो रहा है तो हमको भी इवॉल्व होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमेशा मैं कहता हूँ कि जो बहता पानी होता है वो सही रहता है, रुके पानी में कीचड़ जम जाता है या उसमें गंदगी जम जाती है। तो हमें भी इवॉल्व होते रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सर ह्यूमन इंटरेक्शन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो एआई का तो ऐसा कुछ नहीं। खैर सर, एआई को लेके एक बड़ा डर है कि बहुत से लोग कहते हैं कि एआई जॉब्स खा जाएगा, लेकिन जैसे कंप्यूटर के समय कहा गया था कि नई जॉब क्रिएट भी होगा। भारत के लिए एक टर्म जुड़ता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, और ऐसा पूरा विश्व मानता है कि युवाओं का देश है। बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे हैं जहां पे हम युवाओं के फ्रंट पे बहुत आगे हैं। सर, एक युवा भारत के रूप में, एक युवा भारत के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, जॉब को, रोजगार को लेके असलियत क्या है? क्या एआई सही में खा जाएगा या अवसर प्रदान करेगा? सर, ये प्रश्न बहुत शानदार है और ये प्रश्न ऐसा है जो बहुत रिलेट करता है सबके साथ। लेकिन सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो आप कह रहे थे टीचिंग के लिए, उसमें एक बहुत अच्छी बात, मतलब बहुत समअप करें अगर बहुत सिंपल लाइन में, तो हम ये कह सकते हैं सर कि एआई फैक्ट्स दे सकता है, एआई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन एआई इंटेलिजेंस और समझ नहीं दे सकता। वो समझ देना टीचर का एक डिफरेंट काम है जो ह्यूमन के तरीके से हम कर पाते हैं। सर, वही इलियट को जो मैंने कोट किया था वही मैं कहता हूँ, जो विजडम की बात की थी, वो समझ देना हमारे लिए होता है। तो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के बेस पर नहीं तो बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते और सारी पॉलिटी सही कर लेते हैं, हर बच्चा यूपीएससी टॉपर हो जाता है। हाँ, लेकिन वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके समझने के डायमेंशंस बच्चे के हिसाब से हमें क्यूरेट करने पड़ते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि तकनीकी से नौकरियाँ जाएंगी या एआई से नौकरियाँ जाएंगी, तो सर एक थोड़ा सा इसको अलग डायरेक्शन में ले चलते हैं। मैंने लिंक्डइन पर एक लोगों की पोस्ट पढ़ी, एक बड़ी कंपनी में बड़े अच्छे पद पर, बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन है। उन्होंने लिखा हुआ था, और ये बहुत रिसेंट पोस्ट है, उन्होंने लिखा था कि जो है जब कैलकुलेटर्स आए तो लोगों ने कैलकुलेट करना भूल गया। मतलब कैलकुलेट जैसे लोग पहले ओरली कर लेते थे। फिर जब लैपटॉप कंप्यूटर्स आए तो लोगों ने मोबाइल्स आए तो लोगों ने नंबर्स याद रखने भूल दिए। और अब जब एआई जैसी चीज़ें आ रही हैं तो लोग और डफर होते चले जाएंगे। तो वो एक मेरे लिए बहुत प्लीजिंग पोस्ट तो नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये थोड़ा सा बेहतर नहीं है, इसको और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो अगर इसको सर हम बेहतर ढंग से समझें तो हिस्ट्री में सर जब भी हम देखेंगे नई तकनीकी आती है तो लोगों को सबसे पहले लगता है कि अगली जनरेशन के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहला संकट नौकरियों पे लगता है। जैसा आपने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोगों को लगा कि जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले मजदूर हैं, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। और आप देखिए सर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इतनी लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज़ हैं वो आई, जैसे कि कपड़ा उद्योग को देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखिए, कितने लोगों को काम मिला। मेरे ख्याल से इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट देती है वो। तो इतना बड़ा रोजगार का सेक्टर बनता है सर। तो ये एक अलग सा डर था। उसके बाद सर कंप्यूटर आया। तो जब कंप्यूटर आया तो सर एक्चुअली मैं उस समय काफ़ी बिल्कुल यंग एज में एंटर कर रहा था। और यंग एज में जब हम लोग एंटर करते हैं ना तो थोड़े से वामपंथी हो जाते हैं। मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े वामपंथी हो ही जाते हैं सर। तो उस दौरान एक कविता मैं सुना था, बड़ी अच्छी सी कविता थी, जो ये कहती थी कि कंप्यूटर रोटी गढ़ देगा, भूख गरीबी सब हर लेगा, हाथों में डिग्री के झोले, पेट काटती शिक्षा लेकर, भारत देश महान बनेगा। मतलब इतना डर था कि कंप्यूटर आएगा तो लोगों को रोटी कैसे मिलेगी। सही बात है ना, लोगों का रोजगार छिन जाएगा, टाइपिंग का काम छिन जाएगा, क्लर्क का पोस्ट चला जाएगा, पोस्टल वर्क चला जाएगा। लेकिन आप देखिए उसके बाद बीपीओ सेक्टर आया, हाँ, सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आईटी का है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कंप्यूटर ने एक नए पूरे के पूरे रोजगार के क्षेत्र का सृजन कर दिया। यही चीज़ सर एआई के साथ भी है। ये बात सच है कि एआई आया है तो कॉल सेंटर की नौकरियां जाएंगी, रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जाएंगे, मिडिल लेवल के मैनेजरियल वर्क्स निश्चित तौर पर कम होंगे, अकाउंटेंट्स के वर्क कम होंगे। ये सारा काम एआई कर देगा सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास भविष्य के नए क्षेत्र नहीं मिलेंगे। हमें डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो बेसिकली एआई ट्रेनर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें ज़रूरत पड़ेगी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, हमें ज़रूरत पड़ेगी रोबोटिक्स में। तो बेसिकली बहुत नए सेक्टर्स और बहुत बूमिंग सेक्टर्स भी मिलेंगे। तो अगर हम ये कहें कि एआई नौकरी छीन लेगा तो ये सही नहीं है सर। सही ये है कि एआई का इस्तेमाल करना अगर आप नहीं सीखेंगे, आप नई नौकरी के लिए अगर आप तैयार नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी चली जाएगी। तो
ये तैयारी की बात है। और भारत तो सर एक युवा देश है ही है, तो वो सीख सकता है इसको। खैर, तो सर लेकिन एआई को लेकर के एक बड़ा कंसर्न ये भी है सर कि कई बार मैंने जैसे वीडियो देखा, मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता कि ऑथेंटिक था या नहीं था, और न्यूज़ में भी कहीं देखा था कि कुछ रोबोट्स ने जो है फैक्ट्रीज में लोगों को मार दिया, है ना, रोबोट्स एग्रेशन दिखा रहे हैं। तो सर अगर मान लीजिए हम एआई पर इतने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, तकनीकी का इतना इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो बैंक में, पुलिस इंक्वायरी में, या मान लीजिए हॉस्पिटल में भी एआई किसी के साथ कुछ गलत कर दे, तो जिम्मेदारी किसकी होगी सर? ये बड़ा प्रश्न उठता है कि मतलब फिर ये जिम्मेदारी कौन लेगा? सर बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके पहले जब आप बता रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर हम आज से 70 साल बाद भी उसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, वही हम पेंटियम 4 देखा, फिर हमने सेलेरॉन देखते सेलेरॉन था, फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 4 तक आए, फिर उसके बाद i3, i5 आए, तो ये भी तो विकास हो ही रहा है ना। मुझे लगता है कि किसी भी विकास को डिनाई करना बहुत आसान होता है, विकास की संभावनाओं पे विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा जो ये युग है ना, ये और आपने बिल्कुल सही कहा कि औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक जितने भी नए विकास हुए, सब पे प्रश्न तो उठाया गया, सब पे रोजगार का प्रश्न सबसे ज़्यादा उठता है कि रोजगार चले जाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपडेट रहेंगे, हमेशा इस बात पे सर वही बात ही हो रही है कि पानी बहता रहना चाहिए सर। बहता पानी रहता है, वही स्रोत होता है ऊर्जा का। तो आपने पूछा कि कौन जिम्मेदार होगा, तो एक किताब है युval नोआ हरारी की, होमो डिवस, और मुझे निजी तौर पे पूछे तो मुझे युval नोआ हरारी के लेखन बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि एक टर्म होता है मिनिएचर राइटिंग, मिनिएचर पेंटिंग सुना होगा, वो मिनिएचर राइटिंग करते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं को इतने अच्छे तरीके से रखते हैं। तो उन्होंने एक जगह बोला था कि हम कितनी भी डिसीजन मेकिंग मशीन्स बना लें, और हम बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो तर्क संगत विवेक है वो हम नहीं डाल सकते। और हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है हरारी गलत कह रहे हों, पर सर साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट दोनों का ये मानना है कि जो तर्क संगत विवेक है, एग्जैक्टली ह्यूमन लाइक तर्क संगत विवेक आने में बहुत समय लगेगा। तो आपने जो बात कही, जब एआई हमने जनरेट किया है, एआई हमने बनाया है, हमारी ही पैदाइश है, तो निश्चित तौर पे उसके लिए के जितने भी डिसीजंस हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार होंगे। और कुछ दिनों पहले मैं शायद मुझे लगता है साउथ ईस्ट एशिया में किसी देश का देख रहा था, वहाँ पे जो जजमेंट लिया गया वो एआई के आधार पे लिया गया। इत्तेफाक से मैं कुछ ऐसे भी केस स्टडीज़ देख रहा था जहाँ पे कुछ लोगों ने क्रिमिनल्स को फाइंड किया एआई के आधार पे। हालांकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे कि अभी कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था जहाँ पे एक व्यक्ति ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि एआई से जितनी उसकी बात हो रही थी, एआई उसको बार बार इस बात को बताता जा रहा था, समझाता जा रहा था कि तुम्हारी माँ दरअसल एक स्पाई है, और उसने अपने माँ को मार दिया। तो बहुत पहले सर एक किताब मैंने पढ़ी थी, उस किताब में उस समय के हिसाब से जो मशीन को बड़ा अपग्रेडेड मॉडल माना गया था, तो वो मशीन क्या थी कि जब बहुत ज़्यादा उसको एक्सेसिव वर्क दे दिया जाता था तो वो गला दबाने को चले आती थी, ठीक है, जो उसका मालिक था। तो एआई के साथ भी यही है कि जब हम लोग पैंडेमिक के दौर में थे तो एक टर्म कॉइन हुआ था इन्फोडेमिक का। एआई के साथ भी वही है कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों है। आपको एक समय पे बना देने वाला और दूसरे समय पे बिगाड़ देने वाला ज्ञान भी यहीं पे है। और आप जैसे मैंने तो चैट जीपीटी से बहुत सारी बातें की और एक घंटे मैंने कई मुद्दों पे डिस्कशन किया है। उसके बाद मुझे लगा है कि अगर इसे गलत डिस्कशन करेंगे तो भी ये एंटरटेन कर ही रहा है, रुकता नहीं है इस पर। तो इसका मतलब ये है कि एआई के जब ए से लेके जेड तक सारे इनपुट मनुष्यों द्वारा दिए गए हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं। और फिर एक मशीन है सर, वो तो जीव भी नहीं है। तो और जितना हम लोग ने लॉ को पढ़ा है, मेरी वाइफ लॉ ही पढ़ाती हैं, जितना हमने पढ़ा कि अमूमन जो निर्जीव चीज़ें होती हैं कभी कभी उनकी कुर्की हो जाती है, उनको तोड़ दिया जाता है, पर सज़ा मुकर्रर मनुष्य को ही होती है। तो एआई द्वारा कोई भी नकारात्मक डिसीजन लिया जाए, नकारात्मक प्रयोग हो, पूरी तरीके से जिम्मेदारी मनुष्यों की ही है, जो कोडिंग कर रहे हैं, जो मशीन लर्निंग में लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और जिसके हिसाब से वो अपडेट हो रही है। तो सर मुझे पूरी तरीके से लगता है कि जिस प्रकार से एआई डेवलप हो रहा है सकारात्मक तरीके से, हम लोग सर बचपन में विज्ञान
अभिशाप या वरदान की बात किया करते थे। आज भी लगभग वही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। आज से 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां भी यही डिस्कशन करेंगी। और वहाँ पे भी हमने यही कंक्लूजन निकाला था कि अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वरदान भी है, नकारात्मक इस्तेमाल किया जाए अभिशाप भी है। जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो ओपेनहाइमर का उदाहरण भी हमारे सामने है, और फिर हमारी जो परमाणु ऊर्जा है उसका उदाहरण, ईटर का उदाहरण भी हमारे सामने है। तो सर मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन मेंटालिटी, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, ये आगे जाके फ्यूचर डिसाइड करेगा। खैर सर, अंत की तरफ चलते हैं। एक आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा था कि डेटा प्राइवेसी को लेके एक बहुत डर है। अभी आपने बताया, इनफैक्ट उस पर बात ही कर रहे थे कि हम जो सोचते हैं, ठीक है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे एआई का कवि, हमसे पहले ही पहुँच के सारी चीज़ें प्लान कर देता है। तो सर क्या सच में हमें इतना डरना चाहिए कि कई बार ऐसा लगता है कि कोई एक अनादि शक्ति है जो ऊपर से हमारी गतिविधियों पर नज़र रख रही है, आज हम उसको एआई के रूप में कह रहे हैं। तो क्या हमें डरना चाहिए कि कोई हमारे हर एक्शन पे, हर मूव पे वो अब नज़र रख रहा है, और हर वो चीज़ जो हम लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे हैं, वो हर चीज़ एआई सुन रहा है और उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है? क्या हमें डरना चाहिए डेटा प्राइवेसी को लेकर? सर देखिए, डेटा प्राइवेसी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, और वास्तव में ये मुद्दा केवल इससे नहीं संबंधित है कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके मानव से संबंधित, हमारी भावनाओं से संबंधित, हमारी सोच, हमारे विकास से संबंधित बहुत सारे मुद्दे इससे जुड़ते हैं सर। लेकिन सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, समस्या एआई नहीं है, एआई से कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि ये एआई और डेटा किसके हाथ में है और वो उसको कैसे यूज़ करेगा। अगर एआई का डेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है और चला रही है तो ये एक बहुत बढ़िया काम होगा, हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन अगर कॉरपोरेट्स के पास में है, अगर बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट्स हैं जो हमारी थिंकिंग को, हमारे पैटर्न को, हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते रहेंगे या हमारी निजता के आधार पर चीज़ों को यूज़ करते रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं सर एक तरीके से डिजिटल कैदी बन जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा ना, किस इंटेंशन से यूज़ किया जा रहा है कोई भी चीज़, वो बहुत मैटर करता है। अब आप सोचिए, आपको पूरे दिन में आपने कितनी बार फ़ोन उठाया ये आपको नहीं पता है, लेकिन गूगल को पता है ना। तो हमारा स्क्रीन टाइम क्या है हमें नहीं पता, हाँ, आपको नहीं पता है, गूगल को पता है। इनफैक्ट मैं सर देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे ये जानते हैं कि मम्मी ने कितनी देर फ़ोन देखा है, पापा ने कितनी देर फ़ोन देखा है। वो उस गूगल की चीज़ों को डिटेक्ट कर, क्योंकि वो आज वाली जनरेशन वाले बच्चे हैं। तो द थिंग इज सर, हमारा हर एक क्लिक, हमारा हर एक लोकेशन, हमारा हर एक सर्च एक डेटा है सर, और वो डेटा यूज़ कैसे करना है ये डिपेंड करता है उस डेटा का ओनरशिप कहाँ पर है। तो अगर हम देखें सर, तो यूरोपियन यूनियन जो बहुत एडवांस है इन सब मामलों में, उन्होंने जीडीपीआर लाया, लागू किया और बहुत अच्छा प्रयास किया कि डेटा सिक्योर रहे। भारत में भी इसके संबंध में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया गया 2023 में, जो इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकारें अगर अच्छा प्रयास करें सर, देखिए ये चीज़ें हमारी आगे के एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे आपने कहा कि अभी हो सकता है कि वो उस लेवल तक नहीं सोच पाता हो, मैं उस लेवल तक भी कल्पना करता हूँ कि जब एआई हमारे इमोशंस को समझ सके, इमोशंस के हिसाब से सही चीज़ें बता सके, मैं उस लेवल तक एआई को देखता हूँ, और होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेहतर है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था सर कि वो कहता है, कोई लेडी है, वो कहती है कि मतलब मैं चाहती हूँ कि एआई बर्तन धुल दे, एआई खाना बना दे, एआई मेरा घर की सफाई कर दे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि एआई मेरे लिए लिखे। जो क्रिएटिव काम है वो मैं करूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वो डेटा सही जगह पर हो, सही हाथों में हो और हमारी निजता का सम्मान हो, तब तक कोई समस्या नहीं है सर। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित तौर पर सर ये डिज़ास्टर होगा। और निश्चित तौर पर सर ये मान के चलिए कि जब शुरुआत में कोई भी नई चीज़ आती है तो ऐसे खतरे रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा देखा है कि मानव सभ्यता इन्हीं चीज़ों से इवॉल्व होती गई है और कभी इतना बड़ा खतरा नहीं रहा और चीज़ें बाद में बेहतर हुई। जैसे कि मान लीजिए परमाणु बम का भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो हाँ एक बार यूज़ हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन उसके बाद पूरी सभ्यता ने समझा कि ये नहीं कर सकते और एक ब्रॉडर सहमति बनी कि ऐसी चीज़ें तो नहीं करनी है, क्योंकि ये पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है। तो एक चीज़ को तो ये मान सकते हैं कि सर हाँ समस्याएं आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो समस्याएं और क्वेश्चन सर बहुत
ऐसा नहीं होगा कि रिजॉल्व नहीं होंगे। तो और तकनीकी से डरना नहीं है सर, तकनीकी को अपना फ्रेंड मानना है। अगली हर जनरेशन हमसे ज़्यादा स्मार्ट होगी और हमसे ज़्यादा समझदार होगी, और उसको करने के लिए हमसे ज़्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो हम निश्चित तौर पर मानते हैं सर ये एक बहुत अच्छा और सकारात्मक पहलू है, मानव के इतिहास के लिए भी, मानव की सभ्यता के लिए भी, अगली जनरेशन के लिए भी, हमारे युवाओं के लिए भी सर। कल ही मैं बात कर रहा था, तो सर हमारे पास सबसे बड़ा इंजीनियर्स का ग्रुप है, मतलब हमारी देश में सबसे बड़ा इंजीनियर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे बड़ा रोजगार का अवसर बना सकते हैं, पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं, और सबसे चीपेस्ट लेबर हमारे पास अवेलेबल है। तो क्यों नहीं हम इस अपॉर्चुनिटी को कैश करें। तो सर इस तरीके से देखें तो एक बेहतर है, मैं इसको नकारात्मक नज़रिए से तो नहीं देखता हूँ। इनफैक्ट मैं किसी भी नए इनोवेशन को नकारात्मक नज़रिए से देखने के खिलाफ हूँ। और छात्रों के लिए भी सर यही है कि वे चाहें तो इसको अपनी शिक्षा में, अपनी तैयारी में, अपने फैक्ट चेक के लिए, अपने डेटा के लिए, अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, और ज़रूर इस्तेमाल करें। ये सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा। बस ये है कि आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इवन सर मैं तो क्लास में ये कहता हूँ कि टीचर पे भी आंख मूंद के भरोसा मत करो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप इसको PYQ में ज़रूर देखो, कम से कम आपको ये आइडिया लगना चाहिए यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और नॉट। तो ये सर बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बेहतर विकल्प है। लेकिन सर अगर हम बात करें तो मनुष्य निर्भर तो हो ही रहा है, तो आप निर्भरता को अच्छा मानेंगे या नहीं, और इसी के साथ कंक्लूड भी किया जाए। सर जैसा मतलब इसका उत्तर एक तरीके से आपने दे ही दिया है कि निर्भरता अगर सही के लिए है तो बिल्कुल सही है। जैसे उन्होंने कहा कि बर्तन मांजना या कपड़े धुलने का काम अगर AI कर देता है तो बहुत बेहतर है, बाकी लिखने क्रिएटिविटी का काम हम करेंगे। और फिर एक बात होती है जब हम कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति कहीं पे भी ठीक नहीं होती। अभी आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा बताया, बच्चों को सुनना चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए कि यूज़ करो यार, AI को इस्तेमाल करो, आपके लिए है, और अच्छे AI टूल्स को इस्तेमाल करो, है ना, और सही दिशा में। लेकिन फिर जो आपका दिमाग है ना उसको कुंद ना होने दो, क्योंकि ये नियम है, थ्योरी है कि जिस चीज़ का इस्तेमाल कम होगा निश्चित तौर पर धीमे धीमे वो बेअसर होती जाएगी। हमारे शरीर में एक अंग होता है जिसको कहते हैं कृमिरूपी परिशेषिका, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। बहुत से लोग आपने सुना होगा ना अपेंडिक्स को ऑपरेशन कराते हैं, वो अवशेष अंग हो चुका है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि पुरातन समय में जब आदमी नॉनवेज खाया करता था, खासकर मतलब कच्चा मांस खाया करता था, तो उसको पचाने के लिए वो अंग हुआ करता था। नहीं सर, वो अभी उसका एक यूज़ है, उसका ऑपरेशन होता है भी। हाँ, अभी ऑपरेशन लोगों का उसका हो सकता है बस। तो मतलब यूज़ ऐसा तो यूज़ केस नहीं है। तो कहीं आपका दिमाग उसी कृमि रूपी परिशेषिका के रूप में ना हो जाए, ये आप पे निर्भर करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि और इससे सीखिए आप लोग, और बेहतर जो डेवलप कर सकें AI का और वर्जन, नए प्रकार की जॉब क्रिएशन। सर ने बहुत अच्छा बताया था, क्योंकि हमारे पास इतने सारे इंजीनियर्स का पूल है, चीपेस्ट लेबर है, कोई भी नई तकनीक आएगी उसमें अवसंरचनात्मक पार्ट आएगा। उस अवसंरचना के क्षेत्र में बहुत से हमको लेबर की ज़रूरत होगी, वहाँ के लिए आप देखिए। क्योंकि मुझे याद आ रहा है सर कि जब कंप्यूटर हब बना था भारत, तो कितने सारी कंपनीज खुली थी, और उसमें कंपनी खुलती है तो कंपनी में बाकी चीज़ें भी लगती हैं, होती हैं, है ना। तो कोडेक कंपनी बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा का जो मार्केट था वो बंद हो गया। जो अपडेट रह सके डिजिटल समय के साथ वो आगे चल रहे हैं। तो सर मुझे लगता है कि ज़रूरत है और इस्तेमाल करें। एक बात मैं हमेशा कहता रहूँगा कि अति ना करें। जिस एज में आप हैं, जिस टेंडर एज में आप हैं, इस एज में आपको अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और इस बात भी कि आपके दिमाग की क्षमता क्या है, और बढ़ाइए। कल को नया AI खोजिए, उस पर काम कीजिए। सर बाकी निश्चित तौर पे एक शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रल पार्ट हो चुका है, हम सब काफ़ी इस्तेमाल करते हैं उसका, और कई मामलों में बहुत हेल्पफुल है। जो नॉलेज ऑलरेडी है उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के मामले में बहुत हेल्पफुल है। तो सर मुझे तो बहुत हेल्पफुल लगा, और मुझे लगता है कि अगर समय के साथ मैं अपडेट नहीं हो रहा हूँ तो ह्यूमन इवोल्यूशन के क्रम में मैं खुद को ही पीछे कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो एक अच्छा अवसर है सर। आप अगर 2 शब्दों में कंक्लूड करें तो फिर हम लोग इसे एंड ही करते हैं। नहीं सर, बस मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल करें, कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें, अपने आप को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें, और इससे डरे नहीं। किसी भी इवोल्यूशन से डरने की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ हमेशा एक नई सीख लेकर के आती है, और अगर आप उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो सर UPSC के सिलेक्शंस में जिस साल मेरा नहीं हुआ, उस साल जो है, जो टॉपर था उसने बोला कि मैंने इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट है सर, और सच ये है सर कि हम लोग थोड़ा सा
दूसरे लेवल के सिटीज़ में रहते थे जहाँ इतना इंटरनेट और कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी। तो निश्चित तौर पर सर उसने उस समय इस्तेमाल किया एंड ही वाज अ टॉपर। तो आपको निश्चित तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बेहतर इस्तेमाल कीजिए, जीवन के बेहतर हिस्सों में उसको इस्तेमाल कीजिए, आप अपने आप को ग्रो अप करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो सर बिल्कुल सीधी बात यह है कि नौकरियाँ नहीं जाएंगी, नई नौकरियाँ और बेहतर सृजित होंगी, बिल्कुल, है ना। और जैसे कि मैंने आपको कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी लेबर इंटेंसिव है, कहाँ नौकरी चली, सही बात है ना। हाँ ये है सर, ट्रांजिशन ज़रूर आता है, तो उस ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट को हमें झेलना होगा। जब तक आप स्किल सीखेंगे नहीं तब तक आपको रोजगार मिलेगा नहीं। सर बहुत अच्छे से आपने समअप किया, और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि समय के साथ जो भी नहीं बदला वो वहीं पे स्थैतिक रह गया। गतिज ऊर्जा अपने में अनुभव कीजिए, एआई के साथ इवॉल्व होइए, एआई को अपना मास्टर ना बने दीजिए, खुद एआई के मास्टर बनिए, सीखिए, समझिए। सर ने जैसा कहा तकनीकी कभी ख़राब नहीं होती हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ की होती है। कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जिसके प्रोज एंड कॉन्स ना हो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो हमारा यूपीएससी संवाद का आज का जो प्रोग्राम था ये आपको अच्छा लगा होगा। और एक बात और, कोई भी आपके डाउट है यूपीएससी को लेके, हमारे प्रतिज्ञा बैचेस को लेके, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते रहें, या इवन टॉपिक को लेके, पुराने टॉपिक्स को लेके, आपके सब्जेक्ट को लेके कमेंट बॉक्स को इंगेज रखें। हम उस कमेंट बॉक्स को भी एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का। यूपीएससी संवाद में अभी जब मैं आज बात कर रहा था तो मैं सर में डायलॉग की बात कर रहा था, तो वो डायलॉग सिर्फ यहाँ पे ना हो, कमेंट बॉक्स में भी हो। आप कमेंट कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। बाकी मिलते हैं आपसे यूपीएससी संवाद के किसी नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।